class we will discuss about factor affecting the activation energy. First factor है activation energy does not depend on temperature. activation energy temperature पे डिपेंड नहीं करता है. नेक्स्ट है activation energy does not depend on stoichiometry coefficient. stoichiometry coefficient पे भी डिपेंड नहीं करता है. इसका एग्जांपल आप देखेंगे N2O5 gives out to NO2 plus half O2. इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये फर्स्ट है और इसी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स N2O5 गिव्स आउट 4 टाइम्स NO2 प्लस O2. इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड है, ये सेकेंड है. तो नाउ वी कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन EA1 एंड EO2. तो आप देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है. ये फर्स्ट क्या होगा, ये सेकेंड के इक्वल होगा. आप यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज activation energy does not depend on stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient ये stoichiometric coefficient. तो ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, stoichiometric coefficient पे डिपेंड कर रहा है. थर्ड फैक्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, activation energy mainly depend on catalyst. activation energy mainly depend on catalyst. activation energy किस पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है. In presence of positive catalyst, activation energy decreases. Energy decreases. Decreases and rate of reaction increases. याद रखिएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर होगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अगर आपके पास नेगेटिव कैटलिस्ट है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा और बढ़ाने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा. रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा. तो ये आप याद रखिएगा. तो आप जान रहे हैं कि डेल्टा H इक्वल टू होता है E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड. तो डेल्टा H क्या होता है, कांस्टेंट होता है. जो कैटलिस्ट होता है वो सेम एक्सटेंट में जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है. जितना मतलब E फॉरवर्ड को डिक्रीज करेगा उतना ही E बैकवर्ड को भी डिक्रीज करेगा. जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, ई फॉरवर्ड अगर हमारा है मान लो 10 किलो जूल है और ई बैकवर्ड क्या है हमारा मान लो 5 है, जिसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. लेकिन अगर हमारे हिसाब से निगेटिव कैटलिस्ट होता तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता. तो बढ़ाने का मतलब मान लीजिए 10 की जगह पे 15 कर देता, जिसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ता है 10. तो ये भी क्या आ गया, 5 आ गया. तो डेल्टा H क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है. देखिए यहाँ डेल्टा H 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, बदल गई है. तो बस एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है, डिक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है. तो ये कैटलिस्ट करता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को सेम एक्सटेंट में क्या करता है, डिस्टर्ब करता है. अगर वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा तो सेम एक्सटेंट में डिक्रीज करेगा और इंक्रीज भी करेगा तो सेम एक्सटेंट में भी इंक्रीज करेगा. ये आपका था फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. क्लियर समझ रहे हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है. ये आपका ए से आप बी जा रहे हैं
ये आपका बी है, ए है, और ये आपका ये थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये आपकी एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब याद रखिएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा था, पॉजिटिव कैटलिस्ट ये आपका डेल्टा एच, पॉजिटिव ये आपका जो है ये ई फॉरवर्ड, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ई बैकवर्ड है। तो आप यहाँ देख रहे हैं डेल्टा एच इक्वल टू ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो सेम एक्सटेंट में डिक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ है, इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है, इसको यहाँ कर देगा, ये मान लीजिए यहाँ आ गया, तो सेम एक्सटेंट में बी भी क्या होगा, अल्टर्ड होगा। ये भी क्या होगा, बी मान लीजिए यहाँ आ गया। तो पहले भी डिफरेंस क्या है, ये डेल्टा एच वन मान लीजिए, तो आज भी ये डिफरेंस जो है ये डेल्टा एच टू है। ये जो डेल्टा एच वन इक्वल टू डेल्टा एच टू होगा, डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। लेकिन आप देख रहे हैं पहले केस में ये जो यहाँ था एक्टिवेशन एनर्जी ये है, और दूसरे केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज कर रही है, और वो भी डिक्रीज करेगी सेम एक्सटेंट में। जितना एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब ये डैश वाली लाइन पे आ जाएगी तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आप ई बैकवर्ड ये आ जाएगा, ई बैकवर्ड ये आ गया, ई बैकवर्ड डैश, और आप इसे जो है ई फॉरवर्ड ये है, आप इसको भी इसको ई डैश ई फॉरवर्ड डैश से दिखा सकते हैं। तो देखिए ई फॉरवर्ड इतना था और ई फॉरवर्ड डैश ये आ गया, और ई बैकवर्ड जो है, ई बैकवर्ड ये है आपका ई बी, और ई बी डैश क्या है, ये है। तो आप देख रहे हैं सेम स्टैंड में दोनों तरफ की एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर रही है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसकी वजह से इसकी कैटालिस्ट एनर्जी जो इतना है वो ये आ गया है। तो वही है पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और रेट ऑफ को बढ़ाता है, और साथ साथ नेगेटिव कैटलिस्ट इसका उल्टा काम करेगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। मतलब ए को जो है अगर इसकी ये पॉइंट यहाँ है तो ए को यहाँ ले आएगा, और बी अगर यहाँ है उसको यहाँ ले आएगा, तो डेल्टा एच क्या होगा, इस समय भी फिक्स होगा। ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, डेल्टा एच कभी भी चेंज नहीं होगा, केवल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। This variation of rate constant K at different temperature, जैसे T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है, और आपको ये अज्यूम करना होगा T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो आपको K1 K2 को रिलेट करना होगा। तो ये आप आर्हेनियस इक्वेशन आप पढ़े थे, रेट कांस्टेंट K का टेम्परेचर रिलेशन, तो टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है, और एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2 होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे log K2 इक्वल टू log A माइनस ये बाई आर T2। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आप इसको जो है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को आपको रिलेट करना है, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है। तो ये आपका हो जाएगा log K2 माइनस log K1, log K1 इक्वल टू दिस माइनस दिस है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये आपका है इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो माइनस ये अपान आर T2, फिर माइनस, फिर अंदर माइनस भी है, ये बाई आर T1 हो जाएगा। ये लाइनें आ गई। अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे log m माइनस log n, ये जो आपका आएगा log m बाई log n आ जाएगा, इक्वल टू ये आएगा। यहाँ देखिए log K2 माइनस log K1, तो ये आपका जो बनेगा वो log K2 अपॉन K1 बनने जा रहा है, इक्वल टू आप यहाँ देख रहे हैं ये बाई आर, ये बाई आर, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और यहाँ एक चीज छूट रहा है, यहाँ 2.303 था, यहाँ भी 2.303 है,
यहाँ 2.303 है, यहाँ भी 2.303 है। ये बेस ई पे रहा होगा, इसको बेस 10 पे लाए होंगे तो ये आया होगा। इसके बाद आप यहाँ कॉमन लेंगे ई ए बाई 2.303 आर आप कॉमन ले लेंगे। ये माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, तो ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ये रिलेशन आ गया। इसको आप वैसे लिख लेंगे log K2/K1 इक्वल टू DA/2.303 R इन ब्रैकेट T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। जब दो आपके पास दो डिफरेंट टेम्परेचर हो, उस पर आप K1 अगर दिया हो तो K2 निकाल सकते हैं, K1 दिया है तो K2 निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है। इसमें हम डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट। अगर हमारे पास केस फर्स्ट है, अगर एक्टिव एस एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जीरो होने का मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। log K2/K1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। और log K2/K1 इक्वल टू जीरो, ये बेस 10 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, K2/K1 ये क्या होगा, एक फार्मूला होता है log x बेस 10 इक्वल टू, अगर y है x की वैल्यू जो है 10 के पावर y है। अगर आप इसको लगाएंगे K2/K1 तो ये हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा, जीरो। 10 के पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है तो रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर चाहे इतना हो, रेट कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा। ये है। नेक्स्ट है अगर टेम्परेचर इक्वल कर दिया जाए और एक्टिवेशन एनर्जी सब कुछ है, एक्टिव टेम्परेचर इक्वल होने का मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरा ये जीरो होगा, पूरा ये मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। उस केस में भी क्या हो जाएगा, K2 इक्वल टू K1 हो जाएगा। ये है आपका रिलेशन। ये था वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट की एट डिफरेंट टेम्परेचर। नाउ वी डिस्कस कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या है, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ तब प्रोसीड होता है जब उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी, जब उसका कोलिजन क्या होगा, रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट क्या होगा, हेड ऑन होगा। तो हेड ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास खुद मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी एनी रिएक्शन विल प्रोसीड ओनली व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल कोलाइड टू ईच अदर, only when reactant molecule will collide to each other, but collision should be head on head। collision कैसा होना चाहिए, head on head होना चाहिए। with head on head collision reactant molecule should possess minimum amount of energy which can cross the threshold। तो head on head collision में reactant के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, थ्रेशोल्ड बैरियर मतलब एनर्जी बैरियर को क्या कर सके, क्रॉस कर सके, जिससे वो प्रोडक्ट बना सके। कोलिजन थ्योरी कुछ नहीं है, कोलिजन थ्योरी बस ये बताती है कि जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट बनाएगा कैसे, तो जब इस पर क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा, इसके पास कुछ एनर्जी होगी, ये भी कुछ एनर्जी होगी, वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा। और कोलाइड करने के बाद जो इसके अंदर एनर्जी आएगी, अगर वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, एनर्जी बैरियर जो आप यहाँ बता देते थे, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और डायग्राम, तो ये जो आपका था एनर्जी ई थ्रेशोल्ड, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बाद अगर ई थ्रेशोल्ड की इक्वल एनर्जी आ जाएगी तो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट फार्मेशन के लिए। तो कोलिजन थ्योरी यही है। और दूसरी चीज़ ये है, हेड ऑन हेड होना चाहिए प्रोडक्ट फार्मेशन के लिए, कोलिजन शुड बी हेड ऑन हेड। अगर बाई चांस आपके पास ये मॉलिक्यूल है और ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट। तो
प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कोलिजन क्या होना चाहिए, हेड ऑन हेड होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, और कोलिजन के बाद उसके पास मिनिमम अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये कंडीशन है। ये कोलिजन थ्योरी ये जो है ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें एक फार्मूला है कि इक्वल टू पी जेड ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। ये यहाँ जो है रेट कांस्टेंट के है। पी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन है। जेड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। जेड क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ई जो है एक्सपोनेंशियल है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो ये जेड होता है, जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कोलिजन थ्योरी कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ है। बस कोलिजन थ्योरी ये बता रहा है कि कोई भी रिएक्टेंट होगा तो प्रोसीड की तरफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कैसे प्रोसीड होगा। वो प्रोसीड कब होगा, जब उसका कोलिजन क्या होगा, रिएक्टेंट मालिक्यूल के बीच में हेड ऑन कोलिजन होगा, और वो क्या करेगा, एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल एनर्जी रखेगा, जिससे वो बैरियर को क्या कर सके, क्रॉस कर सके, और फिर क्या कर सके, प्रोडक्ट बना सके। ये कोलिजन थ्योरी की कहानी। डिस्कस अबाउट ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, जैसे आप बनाते थे पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये मान लीजिए आपका क्या है, प्रोडक्ट। ये पी है और ये आपका डेल्टा एच, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यही बनता है, यही है। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए आप क्या कह सकते हैं, तो ये क्या इंटरमीडिएट स्टेज है। तो ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स is the intermediate state between reactant and product, ये जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की कंडीशन है, जिसका नाम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है। इट इज हाईली अनस्टेबल। ये क्या हो रहा है, इट इज हाईली अनस्टेबल। ये हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से। ये आपका हाईली अनस्टेबल हो गया। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच की कंडीशन है। अगर आपके पास मान लीजिए रिएक्टेंट है, सबसे पहले प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद फिर वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट फाइनल में बनाएगा। तो ये आपका हो गया ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।